नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। और शुरुआत हिमाचल प्रदेश की अहम खबर के साथ, जहां जलोगी टनल के पास हाईवे बंद हो गया है। यातायात बहाल करने में वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का क्रम जारी है। अभी तक वहां से मलबा नहीं हटाया जा सका है। हाईवे आज पूरी तरह से बंद रहने का अनुमान है। मंडी से कुल्लू वाया कटौला छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये झलोगी पास के पास कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं और यहां से लगातार पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हाईवे को रिस्टोर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात यहां पर अभी भी पूरी तरह से बाधित है और वैकल्पिक मार्ग वाया कटौला कटिंडी से छोटे वाहनों को जाने की अनुमति दी जा रही है। आपको ये वीडियो लगातार हम दिखा रहे हैं। ये कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे का वीडियो है और मंडी से वाया कुल्लू मनाली को ये जोड़ता है। आपको बता दें, यहाँ झलोगी पास के पास एक बार फिर से भारी भूस्खलन की वजह से टनल के मुहाने पर मलबा गिर गया था, जिसकी वजह से यातायात कल रात से ही बाधित है और हैवी मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। लेकिन इस हाईवे को रिस्टोर करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पहाड़ी से पत्थर किस कदर गिर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी शिमला के माध्यम से सोलन, ऊना और सिरमौर जिला रेड क्रॉस शाखाओं के लिए राहत सामग्री से भरे 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये राहत सामग्री प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएगी। राहत सामग्री में स्वच्छता किट, तिरपाल, किचन सेट, कंबल इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के समय राज्य रेड क्रॉस प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में समस्त प्रदेश की जनता प्रभावितों के साथ है और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए एकजुट प्रयास किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और ये रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से यहां पर बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री से भरी हुई ये गाड़ियां हैं, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर राज्यपाल ने रवाना किया। वहीं शिमला के कृष्णानगर में बीमारियों का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। यहां पर कुछ दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें बूचड़खाना भी जमींदोज हो गया था। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी और कई बकरियां और मुर्गे भी इसमें दफन हो गए थे, जिससे अब पूरे इलाके में बदबू फैल गई है। हालांकि नगर निगम इस क्षेत्र में सफाई करवाने में जुटा हुआ है। बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के मद्देनजर प्रशासन ने स्लॉटर हाउस के 500 वर्ग मीटर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लोगों को इस इलाके में न आने की अपील की है और यहां पर आवाजाही को पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बिल्कुल, इसमें पिछले दिनों हमारे बरसात में और आपदा की जब हमारे पर संकट आया था, तो उस समय स्लॉटर हाउस हमारा पूरा उसमें गिर गया था। पूरी बिल्डिंग वो बह गई थी, 3-4 बिल्डिंग मकान उसमें भी चले गए थे। उसमें काफ़ी मुर्गे और बकरे और कुछ और भी जैसे सुअर, इसमें काफ़ी लोगों का उसमें काफ़ी उसमें दब गए थे। तो अब आजकल 2-3 दिन से मौसम ठीक है और वहाँ से स्मेल ना फैले या बीमारी ना कोई फैले, इसलिए हमने एक प्रिकॉशनरी हमने उस एरिया को कवर करके वहाँ पे मशीन लगाई है और ताकि उसको जल्द से जल्द उसको खाली किया जाए और सारा जीसीबी के साथ हमने उसको जो वहाँ मलबा पड़ा हुआ है उसको लिफ्ट कर रहे हैं, ताकि और उसके बाद नगर निगम वहाँ पे रोज़ उसमें स्प्रे और दूसरी चीज़ें भी करता रहता है और आज ये 2-3 दिन में ये सारी चीज़ें क्लियर हो। और आगे बढ़ेंगे, चंबा के तेलका में चिटफंड स्कैम का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। यहां अर्थ कोष निधि तेलका कंपनी पर पैसे ठगने के लिए लोगों से लुभावने वादे करने का आरोप है। कंपनी ने जमा राशि पर ब्याज की दर 12% देने का वादा किया था। कंपनी ने तेलका में 5 साल पहले अर्थ कोष निधि की शाखा खोली थी, जिसमें लोगों के करीब 1,50,33,500 रुपए जमा किए गए और फिलहाल 1 साल से कंपनी की ब्रांच बंद है। ऐसे में लोगों ने पुलिस चौकी तेलका में प्राथमिकता दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। महीना पहले हम चंबा डीसी एसपी के पास गए, वहाँ पर एप्लीकेशन लगाया। वहाँ पर काफी ब्रांचें जो दूसरी अदर ब्रांचें थी, वहाँ से भी आदमी वहाँ पर इकट्ठे हुए और फिर डीसी साहब ने कहा कि ठीक है, हम इनसे इंक्वायरी करते हैं और इसका डिसीजन देते हैं। तो 1 महीना हो गया, आज तक उन्होंने कोई हमारे को ना कोई
इन्फॉर्मेशन भेजी और ना कोई वही ना लोगों के पास गांव में जा जाकर वो उनको बताते हैं कि इतना हमारा इंटरेस्ट है, इतना एफडी पर है, इतना आरडी पर है, और उसके बाद क्या बोलते बीच में कोई क्या बोलते प्री मेच्योरिटी कराएगा तो हम प्री मेच्योरिटी दे देंगे। अब पहले स्टार्ट में तो उन्होंने प्री मेच्योरिटी दे दी और एफडी भी प्री करते रहे बीच में, और जब 2-3 साल हुए तो फिर उसके बाद उन्होंने लोगों का पैसा सिर्फ लेते थे और देते नहीं थे। फिर उसके बाद हमने तो बाजार में जो है लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, और जब फिर मेच्योरिटी हुई तो मेच्योरिटी बस आजकल करते करते एक तकरीबन वो खुद तो जो मालिक है और वो 1 साल से यहाँ पर आए नहीं तेल का। और हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को बहनें राखी बांध सकेंगी, इसके लिए जेलों में व्यवस्था की गई। जेल महानिदेशक एपी सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से लेकर शाम तक लॉकअप तक बहनें जेल में जाकर राखी बांध पाएंगी। इधर कैथू जेल में बड़ी संख्या में बहनें पहुंची और अपने भाइयों को राखी बांधी। जेल प्रशासन ने का उन्होंने आभार भी जताया। कैथू जेल में 6 महिलाओं समेत 243 कैदी, 34 सजायाफ्ता और 203 अंडर ट्रायल हैं। आज रक्षाबंधन के दिन जो महिलाएं बाहर से आ रही है उनको हमारे पास एक रूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, उसमें जो है हमने इंतजाम किया हुआ है उनके लिए। वहाँ पे वो आके अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांध रही है और कुमकुम लगा रही है मत्थे पे, तो मिठाई दे रही है। ये हमने इंतजाम किया हुआ अलग से सेपरेट जो है। वैसे मुलाकात बाहर होती है, आज हमने उनको अलग से अंदर इंतजाम रखा है। जी, क्या कोई सर टाइमिंग रखी गई है, कितने से कितने टाइम में आ सकते हैं? टाइमिंग तो वही है जो मुलाकात का टाइम है, लेकिन आज थोड़ी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर रिलैक्सेशन दे देंगे इनको। थोड़ा जब भी आएंगी तो हम मिला देंगे इनको। क्या सर ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई, इससे पहले भी ऐसे? नहीं, इससे पहले भी ऐसा होता रहा। जब भी रक्षाबंधन के दिन बाहर से महिलाएं आती है तो अंदर अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है, बैठ के बांधती है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, यहाँ पर कितने इनमेट्स है, कंविक्टेड अंडर ट्रायल कितने चल रहे हैं? यहाँ पे आज की डेट में 243 की आज लॉकआउट हुआ। हमारा जो स्ट्रेंथ है अंदर इनमेट की 243 है, जिसमें 209 जो है अंडर ट्रायल है और 34 जो है कन्विक्ट है और 6 जो है लेडीज है अंदर। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपोरा ने बारामूला में एक सिख इंजीनियर की मौत पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। आयोग के अध्यक्ष को कश्मीर में रहने वाले सिखों से एक टेलीफोन आया। आयोग ने इसका संज्ञान लिया। इंजीनियर गुरमीत सिंह 25 अगस्त से लापता थे और उनका शव लोअर झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट गैंटामुल्ला बारामूला में मिला था। गुरमीत सिंह मामले में स्थानीय पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवार और सिख समुदाय संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो इस मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी या विशेष जांच दल से कराने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपोरा ने जम्मू कश्मीर के एलजी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो ताकि न्याय मिल सके। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, बारामूला में एक व्यक्ति की बॉडी मिली है और गुरमीत शख्स उसका नाम बताया जा रहा है। परिवार काफी चिंतित है। आपने इस मामले में पत्र लिखा है एलजी को, क्या है पूरा मामला सर? 25 अगस्त से शाह गुरमीत सिंह इंजीनियर हैं वहाँ उनके पीडब्ल्यूडी में, उनके डिपार्टमेंट में,
ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम हिज होम, तो ऐसा लग रहा था कि उनको कहीं मिलिटेंट उठा के ले गए हैं, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी मिली है। तो घर वालों को डर है कि इसमें कहीं जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो और ये जो मामला है ये दब जाए। तो इसके लिए उन्होंने सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट की थी मुझे कि सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन आप स्टेट गवर्नमेंट को बोलिए कि दे दें, जिससे हमें इंसाफ मिल सके। तो मैंने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया कि पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के देखें कि लोगों को इनको अग्रीव्ड फैमिली उसको जस्टिस मिलना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा, हमने कहा कि ये आदमी मारा गया है तो इसको कंपनसेशन भी अगर डिजर्व करती है फैमिली तो कंपनसेशन भी देना चाहिए। तो जिस तरीके से परिवार ये आरोप लगा रहा है कि 2-3 दिन पहले ही वो किडनैप हो गए थे, अगर पुलिस तुरंत इस मामले में कार्रवाई करती तो ऐसा नहीं हो पाता, और परिवार साफ तौर पर प्रशासन पर सवाल उठा रही। वही बात मैंने कही है आपको, मैंने इसीलिए तो उनको रिक्वेस्ट लिखी है कि उन पे फेथ नहीं रहा, विश्वास नहीं है। तो अगर विश्वास देना, विश्वास में रखना, जिस खास करके उन लोगों को जिनके परिवार को का नुकसान हुआ हो, एक व्यक्ति मारा गया हो, तो उसके लिए तो इनको निष्पक्ष जो है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज रिक्वायर्ड। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे इकबाल सिंह लालपुरा जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ रवि मिश्रा, न्यूज 18। और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक परमार ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि दलित होने के कारण उनका उत्पीड़न हुआ है। उनका कहना है कि 1 साल में 5 बार तबादला किया गया। साथ ही जल शक्ति विभाग में भी करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की है। वहीं सरकारी सूत्रों ने आरोपों का खंडन किया है। प्रशासन का कहना है कि लिया गया एक्शन परफॉर्मेंस से प्रेरित था, न कि जाति से। उल्लेखनीय है कि गुजरात के रहने वाले अशोक परमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और देश भर में आज रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों को अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सरहदों की सुरक्षा में बैठे हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए जम्मू के अलग अलग इलाकों में बहनें सरहद पर पहुंची हैं। इन बहनों ने सीमा के प्रहरी जवानों को राखी बांधकर उनकी लंबी और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस मौके पर जवानों ने कहा कि वो बेशक अपने परिवार में नहीं है, मगर इन बहनों ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। और जम्मू में रक्षाबंधन के मौके पर युवाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। पतंग और मांझा खरीदने के लिए युवाओं की भारी भीड़ बाजारों में उमड़ी है। बाजार में पतंगों के नए नए डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, लेकिन उससे उनके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर एक तो जो भाई बहन का स्नेह है वो तो सब जानते हैं कि आज भाई की कलाई पे जो है बहन की तरफ से राखी बांधी जाती है, लेकिन सबसे अहम जो अट्रैक्शन रहती है जो इस फेस्टिवल की वो ये है पतंगबाजी। जो युवा सबसे ज्यादा आज पतंगबाजी करते हैं और जो बाजार हैं वो सज चुके हैं। आप देख सकते हैं विभिन्न तरह की राखियां और जो पतंगे हैं वो बाजार में आ चुकी हैं और काफी जोश और उत्साह जो मार्केट में है वो देखने में आया है। और सबसे अहम बात यह है कि इस दफा जो है इनका भी कहना है विक्रेताओं का कि जो चाइनीज मांझा को हमने बैन किया गवर्नमेंट ने, हमने भी नहीं रखा, लेकिन उसके बावजूद जो कामकाज में कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं आया, कामकाज पहले से ज्यादा अच्छा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बाजार में जो दुकानदार हैं वो खासे खुश हैं। जो सबसे अहम बात है जय डुग्गर जय डोगरा, ये स्लोगन भी अब पतंगों पे आ चुके हैं। इसकी खास वजह यह है कि जो युवा राजपूत सभा ने एक तरह से एक मुहिम चलाई थी टोल प्लाजा के खिलाफ, उससे जो युवा है वो जुड़ गया था और उन्होंने ये जो है जय डुग्गर जय डोगरा एक स्लोगन वाली जो पतंगे हैं वो भी इस दफा मार्केट में आई हैं और इस काफी जो है जो युवा हैं वो पसंद भी इन्होंने इस स्लोगन को किया है। और तमाम जो लोग हैं जो युवा शक्ति है वो सुबह सुबह पतंगे खरीदने में लगी हुई है। कितना आप इसको सेलिब्रेट करते हैं पतंगबाजी को रक्षाबंधन पर? बहुत सेलिब्रेट करते हैं। ये तो हमारा मतलब कि ये एक
त्योहार है भाई बहन का, पवित्र त्योहार है। उसके बाद जन्माष्टमी आएगी, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा त्योहार है, भगवान कृष्ण का त्योहार है। तो हमें ये है कि हम सभी को यही बोलना चाहती है कि इसको अच्छी तरह से मनाएं। ये नहीं है कि कोई किसी को हार्मफुल हो, किसी को बिल्कुल अच्छी तरह से प्यार भावना से सबको मनाया जाए। और मैं सारे देशवासियों को भी इसकी सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और खुश रहने की ये कामना देता हूँ। ओवरऑल जो काम है कैसा है? भैया ओवरऑल काम तो इस बार ठीक निकला है, जैसी उम्मीद थी तो ऊपर वाले ने वैसे ही हाथ रखा है। तो जय डोगरा हमारी पहचान है जी। हम जम्मू गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो जम्मू में रहे हैं वो सब डोगरे हैं। मैं खुद मुस्लिम हूँ लेकिन डोगरा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, जमा यहाँ पला यहाँ सबका यही हूँ, तो डोगरा हूँ। तो ये काइट भी मैंने लगाई है, जय डोगरा कोई भी होगा तो जय डोगरा पतंग उड़ाएंगे? हाँ उड़ाऊंगा, जरूर उड़ाऊंगा। अच्छा, फिर क्या मैसेज देंगे? सबको यही कहना चाहता हूँ कि एक साथ सारे जुट जाएं, जैसे कि आपको पता ही होगा अब उसका कामकाज पहले से ज्यादा अच्छा हुआ है यहाँ पे दुकानदारों का। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का आगे भी आपको दिखाएंगे, रौनक जो है मार्केट में सुबह का वक्त है लेकिन वो जो रौनक है वो उसकी शुरुआत हो गई है। मैं अपने विजय से कहूंगा कि आपको वो दिखाएं कि जिस तरह से दुकानें सजी हुई हैं, और दुकानें इसलिए सजी हैं कि ये जानती हैं कि आज समूचे दिन, आज रक्षाबंधन है और आज के दिन जो युवा है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो पतंगबाजी करने वाले हैं। और पतंगे जो हैं लगातार वो उनको चाहिए होंगी, उसके लिए सुबह से ही जो रश भी है दुकानों में उसकी शुरुआत हो गई है। ये मुख्य बाजार है जम्मू का, होलसेल मार्केट है पतंगों के लिए और जो माजा है उसके लिए ये जो होलसेल मार्केट है। और आप देखें कि दुकानदार अपनी लगातार जो है दुकानें सजाते हुए, और कोशिश यही है कि आज अच्छा काम उनका निकले और जो ये जोश है और जो ये जुनून है पतंगबाजी का युवाओं में वो बना रहे। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डार ने धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई केंद्र द्वारा पेश किए गए तर्क पर प्रतिक्रिया दी है और कल होने वाले इंडिया अलायंस की मीटिंग पर अपने ख्यालात साझा किए हैं। देखिए इमरान साहब, सॉलिसिटर जो तुषार मेहता है, आपने देखा उन्होंने कल कहा कि एक टेम्परेरी मेजर था जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हमने एब्रिगेशन किया था, और 31 जो कल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन आने वाला है, और जो लद्दाख है ले दैट विल स्टिल रिमेन एज अ यूटी। देखिए, सबसे पहले मैं जो जितने भी वकला हजरात हैं जिन्होंने इस केस की आर्गुमेंट किया, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सीनियर मोस्ट लॉयर्स जिनकी हमने सर्विसेज मदु की थी, कपिल सिब्बल साहब और सुब्रमण्यम साहब, हम उनके मशकूर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने केस को आर्ग्यू किया और जो फैक्ट्स उन्होंने बेंच के सामने रखे वो काबिल तहसीन है, और हम पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वो उन सब फैक्ट्स को देखकर जो है अपना फैसला देंगे। और जो कल जिसकी आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव जो कल आए थे, ही इज अ वेरी श्रूड, वो भी है, उसमें कोई शक नहीं है। बट आपको ये भी मालूम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग स्टार्ट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया था, और उसमें क्या लिखा था उन्होंने बात की थी नॉर्मलसी की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिप्रिमांड आया कि ये इशू नॉर्मलसी रिलेटेड नहीं है, इस इशू को थ्रू द प्रिज्म ऑफ नॉर्मलसी नहीं देखना है, ये इशू एक लीगल इशू है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो कि हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट रहा है। और हम इस चीज से भी बहुत खुश हैं कि जो कंट्री में एक नैरेटिव फैलाया गया था, जैसे आपने बोला टेम्परेरी क्यों था, उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू इट, जिसका आज पूरा जो है माइक्रोस्कोपिक तरीके से जिसका जायजा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और आज कंट्री को भी मालूम हुआ कि ये टेम्परेरी प्रोविजन क्यों था। और मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए, मैं बीजेपी का लीडर नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर हूं। आई रेस्पेक्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जुडिशरी। सो कहने का मतलब यह है कि हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, इट्स अ सब जुडिस केस। बट जो हमारे तक था, जितनी
मेहनत हमको करनी थी और जितना जो है रिसोर्सेज हमको लगाने थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो हमने किए। हमने बेस्ट से बेस्ट लॉयर्स किए और उन्होंने सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स वहां पर किए। अब हमको अल्लाह ताला पे भरोसा है और हमको जो है हम उम्मीद रखनी चाहिए कि जो हमने वहां पर, हमारे काउंसिल ने वहां पे और बाकियों ने भी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बाकी पिटिशनर्स के हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। तो ऑल इन ऑल मैं ये बोलूंगा कि 370 एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, अभी भी है। ये हमको समझना चाहिए। ये पूरी तरह से 370 को एब्रोगेट नहीं किया गया है। सेक्शंस ऑफ आर्टिकल 370 हैव बीन एब्रोगेटेड और जिन पे इस टाइम पे जरा चल रही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इंशाल्लाह आगे रहेगा और इसको मजबूत करने की जरूरत है, जिसपे आज आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। एक और सवाल, कल जो ऑपोजिशन है इंडिया, वो लोग कल मुंबई में मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है वहां पे, आपकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमने सुना है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो ये अपोजिशन अलायंस है, हमारी रिप्रेजेंटेशन तो थी वहां पर। देखिए, इसका मकसद एक है, मकसद ये है कि कंट्री को जो करप्शन है, नेपोटिज्म है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये गिरफ्त में इन चीजों ने कंट्री को किया है। और सबसे खतरनाक जो चीज है वो है रिलीजियस पोलराइजेशन। जो पता है इस टाइम पे सेंटर हेड कौन है रिलीजियस पोलराइजेशन का, वो बीजेपी है। जो सारी सेक्युलर जमातें हैं पूरी कंट्री की, ये इस टाइम पे वक्त की जरूरत बन गई है कि सब सेक्युलर फोर्सेस को कंबाइन करना है, अपने एफर्ट्स को, और इस सिस्टम को जो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म की तरफ जा रहा है, रिलीजियस पोलराइजेशन की तरफ जा रहा है, उसको डिफीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ कश्मीर में नहीं, जम्मू में नहीं, पूरी कंट्री में। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं, जैसे कर्नाटका के रिजल्ट आए, अभी और असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां पे भी ये मार खाएंगे। और जो आगे बड़ा इलेक्शन आने वाला है पार्लियामेंट का, इस बार बीजेपी का एड्रेस कहीं नहीं दिखेगा। और पाकिस्तान के लाहौर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी पर आरोप है कि ड्रोन के माध्यम से सीमा पार नशीली दवाओं की तस्करी वो करता था। ये तस्करी ड्रोन के माध्यम से होती थी। लाहौर के डीआईजी इमरान कीश्वर ने इसकी पुष्टि की है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।